ओके सर। हेलो। हाँ बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई आया नहीं है तो इस फोर लगाने का फिर कोई मतलब ही नहीं है अगर कोई आया। पहले क्लास में था केमिस्ट्री में कोई सर? अच्छा। हम्म। हेलो। हाँ बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? बोल ही नहीं रहा हो तो कुछ। ठीक है सर। मैंने आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के नोट्स भेज दिए हैं पूरे। ये पूरा एनसीईआरटी का मैक्सिमम पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि एक बार रीड जरूर कर लेना, बट इसके बियॉन्ड कुछ जाएगा नहीं। तो इसको रीड करना, देखना क्या समझ में आता है क्या नहीं आता। तो आज एक नया चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप जो है न्यूट्रिशन को डिफाइन कर दो। व्हाट इज न्यूट्रिशन? सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेस। ठीक है। जितनी भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं किस चीज के लिए? न्यूट्रिएंट्स को जो है रिसीव करने के लिए और उसको जो है फर्दर प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। उन सम ऑफ टोटल प्रोसेसेस को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रिशन। ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि जो जो जैसे सपोज कर लो न्यूट्रिशन में सपोज आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं, ठीक है, या मिनरल न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये जो भी न्यूट्रिशन है इसको आप रॉ फॉर्म में एक्वायर करते हो और उसको एक्वायर करने के बाद इसको प्रोसेस करते हो। मतलब इसको बॉडी में जहां जहां यूटिलाइजेशन है उसको यूटिलाइज करते हो। जैसे आपका बॉडी बिल्डिंग पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको बनाने में, या इससे जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने में। ठीक है। तो उस वाली प्रोसेस को आप बोलोगे न्यूट्रिशन। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। जगह चेंज होता है थोड़ा सा तो ठीक है।
पीछे कुछ एसी वगैरह चलाओ, गर्मी लग रही है। Sum total of all process to require and receive the raw material. अब रॉ मटेरियल्स में आपके वही हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो रिक्वायर द रॉ मटेरियल्स फॉर formation of structure of the body and for physiological processes occurring in the body known as nutrition. न्यूट्रिशन थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है, बट आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसको रिक्वायर एंड रिसीव, ठीक है। और फिर बाद में वो जो आपके पास में रॉ मटेरियल आया है, उस रॉ मटेरियल से, ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल से क्या स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कैसे बनता है, और साथ में फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस कैसे रन होती हैं, और साथ में ये जो रॉ मटेरियल है इसका रिक्वायरमेंट, इसका रिक्वायर कैसे है, रिक्वायरमेंट कैसी है, और इसको कैसे रिसीव किया जा रहा है, ठीक है। वो सब मिला के जितनी भी प्रोसेस होंगी, टोटल सारी की सारी जो प्रोसेस है, उनको आप क्या बोलोगे, न्यूट्रिशन बोलोगे, ठीक है। और ये जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल है इसको क्या बोलोगे, न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे लिख दो द रॉ मटेरियल यूज्ड, raw material used is known as nutrients. जो रॉ मटेरियल जो है उसको क्या बोलोगे, न्यूट्रिएंट्स बोलोगे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अगर यहीं पे मैं थोड़ा पार्ट कवर कर लेता हूँ। वैसे जो डेफिनेशन लिखाई है, ये डेफिनेशन आपकी कहाँ की है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, वहां का डेफिनेशन। पर दोनों जगह जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा दिया है, वहां नहीं लिखाएंगे, ठीक है। अब ये मैं अगर एनिमल के केस में न्यूट्रिशन की बात करूं, एनिमल्स, ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो अब मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या है, बता सकते हो मुझे, फटाफट बताओ। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यही तो है सब कार्बन जो है आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हालांकि न्यूक्लिक एसिड को ना भी लिखोगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जनरली आप नहीं लेते हो, ठीक है, वो सेल के फॉर्म में चला जाए वो बात अलग है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ओके। न्यूक्लिक एसिड बॉडी में जाता है कि नहीं जाता है, आप खाते हो तो न्यूक्लिक एसिड जाता है, किस फॉर्म में, अरे सेल्स खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, सेल्स वो बड़ा सा मिलता है तो तुमको लगता है इसमें सेल थोड़ी है, ठीक है। तो स्टोर फूड आपका कहाँ पे है, सेल के अंदर है, ठीक है। तो उसके अंदर उसका अपना न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस होगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी होगा, ठीक है। अब वो कॉम्प्लेक्स है, ये जैसे ही डाइजेस्टिव कैविटी में जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड ब्रेक कर जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसकी राइबोज शुगर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, उसका फॉस्फेट ग्रुप अपना सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, वो फिर बॉडी अपना या तो एब्जॉर्ब करेगी या तो बाहर कर देगी, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के केस में, इन केस ऑफ एनिमल में अगर बताऊं तो क्या है, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये आपके जो है क्या कहते हैं,
एनिमल्स के केस में। अगर मैं यही चीज अब बोलूं कि भाई प्लांट्स के केस में बताइए, क्योंकि ये चैप्टर तो प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में है, ठीक है, तो प्लांट्स के में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की उनको जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती है? क्योंकि वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रिपेयर कर लेते हैं, इसी वजह से तुमको प्रोड्यूसर बोल रहे हो ना, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में आप देखोगे कि इनको जरूरत है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, इनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आपके पास में क्या क्या चीजें होंगी? एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और दूसरा क्या होगा? मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनको मिल जाएगी कहां से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर से, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी। H2O आपको कहां से मिल जाएगा? मतलब प्लांट्स को फ्रॉम सॉइल से मिल जाएगा, ठीक है। और मिनरल्स भी आपको कहां से मिल जाएंगे? मोस्टली मिनरल्स आपको फ्रॉम सॉइल से मिल जाएंगे, ठीक है, सॉइल से मिल जाएंगे। तो ये स्टोरी है न्यूट्रिशन की, ये स्टोरी न्यूट्रिशन की है कि प्लांट्स के केस में जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब उनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो CO2 H2O प्लस मिनरल्स को यूज करके, सनलाइट की एनर्जी यूज करके वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अपना खुद प्रिपेयर कर लेंगे, उसी को वो यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये है स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कौन सा पार्ट पढ़ाना चाहिए? मैं तो भूल गया। क्या पढ़ाना है मुझे? एनसीईआरटी देना जरा सा मुझे, थोड़ा पीछे बैठ गया हूँ। टेस्ट होने वाला है। इतने बुझे बुझे से क्यों हो? वाटर कॉलम को जब जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है तो जो वाटर कॉलम के लिए फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? सरफेस टेंशन, चैप्टर छोटा नहीं है किसी एंगल से। और हाँ, एक चीज और, 3 बजे जब आपकी, या 3 साढ़े 3 बजे जब भी आपकी क्लास खत्म होती है, मैं दोबारा से मिलता हूँ। मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है, और आज के बाद से जितने भी लेक्चर होंगे मैं फिर से हर बार आपको 3 बजे के बाद मिलूंगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर्स के लिए। ये चैप्टर तो मैं आज ही उड़ा दूंगा, जितना भी देर लगेगा, ठीक है। चलो, तो आपको पता है कि जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वहां पे भी मैंने लिख दिया है कि कहां से मिलेंगे आपको? फ्रॉम सॉइल्स, ठीक है, सॉइल से मिलेंगे। और एक और चीज देखो कि ये जो सॉइल में मिनरल्स है किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे आपके? सोल्यूशन फॉर्म में या कोलॉइडल फॉर्म में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो मिनरल्स हैं, ठीक है, ऐसे करके लिखो, मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल ईदर इन सोल्यूशन फॉर्म। और सोल्यूशन भी बच्चे कैसे होगा? डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर डाइल्यूट नहीं होता
तो इससे जो है क्या कहते हैं, मतलब सपोज कर लो ये रूट हेयर है और ये अगर यहाँ पे डाइल्यूट नहीं होता तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हेलोफाइटिक कंडीशन को याद करो। ठीक है, तो या तो सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है और इन कोलॉइडल फॉर्म। तो आपके एनसीईआरटी में इस कोलॉइडल फॉर्म के बारे में मेंशन नहीं है, तो आप ध्यान में रखना कि सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है। एक चीज ये हो गई। ठीक है, ये पहले ही वैसे मैं लिखा चुका हूं, मैं दोबारा से लिखा देता हूं फिर से कि जो एब्जॉर्प्शन है मिनरल का वो मेनली कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। मेनली एक्टिव प्रोसेस है, मतलब दोनों तरह का जो है प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन भी होता है जो पैसिव प्रोसेस है और एक्टिव प्रोसेस भी है। ठीक है, पर मेनली आपकी वो एक्टिव प्रोसेस है। कहां से कहां तक? ठीक है, आपको मैंने मिनरल ट्रांसपोर्ट बताया है। मिनरल ट्रांसपोर्ट में मैंने 2 स्टेप बताए हैं। एक तो मैंने ट्रांसलोकेशन बताया है जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, मास फ्लो के थ्रू जाता है, और दूसरा फ्रॉम, या सॉइल लिख दो बेटर है, फ्रॉम सॉइल टू जाइल, सॉइल टू जाइल। आपको अगर मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं एक चीज, आपको मैंने बताया था कि जो ये रूट हेयर है, ठीक है, ये रूट हेयर किसका पार्ट है? बेसिकली एपिडर्मल सेल का पार्ट। ठीक है, एपिडर्मल सेल के आगे की तरफ कौन सी सेल्स भरी हुई हैं? कॉर्टिकल सेल्स भरी हुई हैं। कॉर्टिकल सेल्स के आगे की तरफ आपको क्या मिलेंगी? कॉर्टिकल सेल का लास्ट पार्ट है एंडोडर्मल सेल। ठीक है, तो यहां से चलेगा, यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन होंगे जो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू जो है ले जाएंगी उसको। ठीक है, यहां से फिर वो एपिडर्मल सेल्स होते हुए कहां पे आ जाएगा? कॉर्टिकल सेल के इंटरसेलुलर स्पेस को क्रॉस करते हुए आएगा एंडोडर्मल सेल में। ठीक है, यहाँ पे भी कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पे भी कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, और ये कैरियर प्रोटीन भी बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो ध्यान में देना, जाके अगर एनसीईआरटी रीड किया है तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो इंडोडर्मल सेल में जो कैरियर प्रोटीन है वो बेसिकली रेगुलेटरी पॉइंट है, रेगुलेटरी पॉइंट। ठीक है, किस चीज के लिए रेगुलेशन करती है? कि किस तरह का सल्यूट इंटर करेगा और कितना इंटर करेगा। ठीक है, किस तरह का सल्यूट इंटर करेगा, टाइप ऑफ सल्यूट, एंड मतलब उसकी अमाउंट कितनी। तो ये याद रखना कि जो एंडोडर्मल सेल है वो मिनरल ट्रांसपोर्ट में या मिनरल एब्जॉर्प्शन का रेगुलेटरी पॉइंट बनाती है। ये पॉइंट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और कैरियर प्रोटीन हालांकि एपिडर्मल सेल के रूट हेयर्स में भी प्रेजेंट है, वहां पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। अब मैं आगे बढ़ूंगा कि सबसे पहले जो मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट में डिस्कस किया वो साइंटिस्ट थे आपके जूलियस वॉन सेक्स। ठीक है, ये 1800 कितने 16। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम प्लांट को फुल मेच्योरिटी के साथ ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, इन सॉइल लेस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला जूलियस वॉन सेक ने? ठीक है, प्लांट कैन बी ग्रोन with flow maturity with full maturity in soilless nutrient solution। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि चलो सपोज कर लो मेरे पास ये बीकर है, ठीक है, मैं यहाँ सॉइल यूज नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे प्लांट को क्या कराऊंगा? फुल मेच्योरिटी के साथ मैं प्लांट को ग्रो कराऊंगा। तो इसको क्या देना पड़ेगा? इसको आपको देना है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप जो प्यूरिफाइड वाटर है, मतलब डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर प्लस इसको जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की वो मिनरल्स, ठीक है, और साथ में एयर की कोई व्यवस्था कर दो। ठीक है, तो इस वाले सोल्यूशन में फुल मेच्योरिटी के साथ प्लांट्स ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब उसको सॉइल की जरूरत नहीं है, आप ग्रो करा सकते हो। ठीक है, और ये बाद में ये जो चीज बोली इन्होंने बाद में इसका नाम एक दिया गया, क्या? हाइड्रोपोनिक्स।
ठीक है, ये जो चीज है, ठीक है, इसको बाद में नाम दिया गया हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, तो आप सीधे क्या बोलोगे? द टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विद फुल मैच्योरिटी इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या सॉइललेस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। तो मैं लिखा देता हूं कि हाइड्रोपोनिक्स वही लिखाना है, या एक लाइन में मैं लिखा देता हूं। हाइड्रोपोनिक्स, अच्छा चलो ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स के एप्लीकेशन देखो आप। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। तो सबसे पहला जो मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आपको वो ये है कि इससे आप मिनरल्स प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं वो पता लगा सकते हो। लिख दो, कैन बी यूज्ड, यूज्ड नहीं, कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई essential minerals required for plants as well as their deficiency symptoms। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई मिनरल एसेंशियल है, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलाओगे, किस टेक्निक्स को यूज करके पता चला सकते हो? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, और अगर सपोज कर लो, देखो वही चीज करनी है, सपोज मुझे पता है कि ये एक प्लांट है, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने एक प्लांट, ठीक है, यहाँ पे एक आपने प्लांट ग्रो कराया हुआ है, इसको आपने क्या दिया हुआ है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दिया। आपको पता है कि इसको इसको जो है 17 मिनरल्स एसेंशियल है इसके लिए। ठीक है, आपको पता है कि इसके लिए कितने मिनरल एसेंशियल है? 17। अब आपने उसमें से एक मिनरल क्या कर दिया? हटा दिया, एक कम कर दिया। तो अगर आपने कम किया है और वो एसेंशियल है इसके लिए, वो इसके लिए एसेंशियल है, तो क्या होगा कि इसकी मॉर्फोलॉजी में कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स आएंगे, इसके मॉर्फोलॉजी में, इसकी फिजियोलॉजी में कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, तो उन्हीं की बात कर रहा है वो, कि इस टेक्निक से आप क्या यूज कर सकते हो, क्या पता लगा सकते हो? एक तो कि कोई मिनरल एसेंशियल है या नहीं, और अगर वो एसेंशियल है तो किस तरह के डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करता है। ठीक है, तो वो आप यहां से पता लगा सकते हो। तो मैं लिख देता हूं, required for plants and their deficiency symptom, their deficiency symptoms। एक तो ये हो गया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, आजकल कुछ वेजिटेबल्स हैं जो इस टेक्निक्स को यूज करके ग्रो करवाई जा रही हैं, तो लिख देते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। कौन कौन सी वेजिटेबल्स इससे ग्रो कराई जाती हैं, पूछा जा चुका है एक बार नीट में। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, बताओ फटाफट बताओ, नहीं पता? सच एज कुकुम्बर, लेट्यूस, कोई और है मुझे याद नहीं आ रहा। क्या पढ़ते हो तुम लोग? मतलब कि हम जब पढ़ाएंगे उसके बाद आगे बढ़ोगे?
टोमेटो कितना अच्छा नाम है। टोमेटो, तो इनको याद रखना, वो पूछ सकता है एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट है। रिक्वायरमेंट ऑफ इस, मतलब इस टेक्निक्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो मेनली दो ही चीजें मैं यहाँ लिखा रहा हूँ रिक्वायरमेंट्स में। एक आपको प्यूरिफाइड वाटर चाहिए या डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, ठीक है, प्यूरिफाइड और डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। और दूसरा आपको क्या चाहिए, मिनरल साल्ट, ठीक है, मिनरल साल्ट। तो ये रिक्वायरमेंट है हाइड्रोपोनिक्स की। अब आप अपने एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी में पिक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। एक पिक्चर तो जो मैं बार बार बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको पिक्चर मिलेगा, ये आपको इस तरह से प्लांट्स मिलेगा। अब चूंकि न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यहाँ से मिनरल साल्ट्स देने हैं, तो उसने ऊपर एक जो है इस तरह से बॉटल लगा रखा हुआ है, ठीक है, जो उसमें कंटिन्यूअसली मिनरल्स की सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और साथ में एयरेशन के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था कर रखा हुआ है, ठीक है, एयरेशन के लिए एक एयर ट्यूब लगा रखा हुआ है, ठीक है, ताकि यहाँ पे एयर आती रहे। बोलोगे ये ऊपर से खुला हुआ तो एयर की क्या जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से खुला है नहीं, ये ऊपर से नहीं खुला है, ठीक है, ये बंद है। और जहां पे ये स्पेस है, यहाँ पे उसने क्या लगा रखा है, कॉटन लगा रखा है, यहाँ पे कॉटन लगा रखा। तो एनसीईआरटी में पिक्चर बना है, हो सकता है कल के ABCD करके दे दे और पूछे कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो आप इसको एक बार एनसीईआरटी से देखना, ठीक है, एनसीईआरटी से एक बार देखना। साल्ट्स, मिनरल साल्ट्स। अब आगे आते हैं कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी मैंने मैं बता दिया कि जो जूलियस वॉन सैक्स थे, उन्होंने सबसे पहली बार प्लांट्स के लिए ये बोला कि आप जो है प्लांट्स को ग्रो करा सकते हो, उसके लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस मिनरल्स चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब एक बार ये समझ में आ गया कि ठीक है कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है, कुछ नहीं रिक्वायर्ड है, तो उनको फिर डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, पहले हेडिंग डाल दो, क्राइटेरिया फॉर, या एक मिनट बच्चे इसको हेडिंग मत डालो, इसके पहले मैं एक और चीज लिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। आपके पास में टोटल एलिमेंट अभी कितने हैं, केमिस्ट्री का पार्ट है, मुझे बताओ टोटल एलिमेंट्स अब तक कितने हैं। इतने डिस्कवर हो गए, ज्यादा हो गए क्या। टोटल कितने हैं, अच्छा कैसे कुछ भी लिख दो, यही लिखा बच्चे एनसीईआरटी में, मुझे यही पता है, ठीक है। एक 105 आपके डिस्कवर्ड है टोटल, जिसमें से प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर आपको 60 एलिमेंट्स मिले। मतलब जितने एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर्ड है उसमें 60 एलिमेंट्स जो है फाउंड इन प्लांट्स। बट ये जो 60 एलिमेंट्स हैं, इनमें से ये सारे एसेंशियल नहीं है, ठीक है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। इसमें से इन 60 एलिमेंट्स से ओनली 17 एलिमेंट्स वर फाउंड टू बी एसेंशियल फॉर द प्लांट, एसेंशियल फॉर प्लांट्स, ठीक है, सिर्फ 17। अब ये जो 17 एलिमेंट्स हैं, ये जो 17 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें से कुछ ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है और कुछ कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितनी ज्यादा अमाउंट में है, तो उसको लिख दो कि जो एलिमेंट्स ग्रेटर देन 10 मिलीमोल, मिली है, ठीक है, मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, ड्राई वेट ऑफ प्लांट, ठीक है, ड्राई वेट ऑफ प्लांट। अगर इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है,
तो उस वाले एलिमेंट्स को आप क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे आप, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसको आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलोगे। और अगर इससे कम रिक्वायर्ड है तो उसको आप क्या बोलोगे, माइक्रो। ठीक है, तो यहां पे लिख दो, अगर 10 मिलीमोल, मैं मिली ही लिख देता हूं बच्चे, कहीं कंफ्यूज ना हो, ठीक है, मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, इससे कम है तो इसको आप बोलोगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहां से क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान में रखना इसको। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनके नाम देखो आप, ठीक है। 17 में से मैक्रो एंड माइक्रो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, चिनॉप्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, कितने हो गए, 9। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये आपके जो है कौन से हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, दूसरा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसको भी आप देख लो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, जस्ट एक मिनट रखना। COZN, MO, Mn, बोरॉन, निकल, आयरन एंड फ्लोरीन, ये 8। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब अगर इनमें आप थोड़े से मैं बता देता हूं, वैसे मैं, अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रखा है तो वहां पे मैंने बताया हुआ था, सबसे ज्यादा अबंडेंस कार्बन है, फिर हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन है। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये बच्चे ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर जिसके पास भी है चेक करो, ये नोट्स ही नहीं है बायोमॉलिक्यूल्स वाला। घर पे कितना शान से बता रहे हैं। याद तो होना चाहिए ना, मैंने वहां पे रेफरेंस लिखा रखा हुआ, रेफरेंस ऑर्डर वहां पे। कार्बन होना चाहिए सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन है मोस्ट प्रोबेबली। बच्चा क्या करोगे, एनसीईआरटी का टॉपिक है, मुझे बताओ, ये बोल सकते हो कि आपको भी तो याद नहीं है। ऐसा सोच रहे थे बोलने के लिए, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे नहीं याद रहा तो कोई फर्क ना पड़ेगा, और तुम्हें याद नहीं रहा तो क्या होगा, क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। OCNS, ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा। बहुत ज्यादा है डिफरेंस। ठीक है, ये N और H के बीच में ऑलवेज कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कोई कहता है कि H पहले है, कोई कहता है N पहले है, तो वो ध्यान में रखना। बाकी ये फास्फोरस सल्फर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे की जरूरत नहीं है आपसे, आपसे मैक्सिमम यहाँ तक पूछेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के लिए, तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स डिफरेंट डिफरेंट लिखती हैं, कोई नाइट्रोजन लिख रहा है, कोई हाइड्रोजन लिख रहा है। इसमें एक चीज याद रखना कि एक्चुअली ये जो आयरन है ये सब पहले रखा हुआ था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन क्या है, मोस्ट अबंडेंट।
ठीक है, ये याद है, इसको से ज्यादा पूछेगा नहीं। ये पूछेगा तो बायोमॉलिक्यूल्स वाला पार्ट होगा, ये पूछेगा तो ये आपका कहाँ का पार्ट है, मिनरल एलिमेंट्स का, मिनरल न्यूट्रिशन का। ठीक है, अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इस तरह से, जिन लोगों को हिंदी आती है वही इसको याद कर पाएगा, नहीं तो अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। मेरी कितने लोगों को हिंदी आती है वैसे, हैंड रेज करो जरा। मतलब यहाँ पे एज ए लैंग्वेज यूज नहीं होती, एक तो आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज होगी, ठीक है, मदर टंग, और दूसरा इंग्लिश ले लेते होगे। सीबीएसई बोर्ड वाले तो इंग्लिश ही सिलेक्ट करते होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने बांग्ला में भी बना सकते हो जिससे आपको याद रहे। ठीक है, ये सीयू है, सीयू, जेडन, एमओ, एमएन। ठीक है, ये बोरॉन, ये आपका क्लोरीन दिख ही रहा है। ठीक है, एन निकल और एफई आयरन। ठीक है, तो इससे ये आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि पूछ लेता है फिर। कुंजन मोमन भी, मैं इसको भी बोलता हूं पर यहाँ पे मुझे लिखना है इस वजह से। ठीक है, कुंजन मोमन भी क्लोरीन के साथ नाइफ से खेल रहे थे। नाइफ तो जानते ही हो ना, उसका के एन नहीं है, के साइलेंट मान लेना। ठीक है, नाइफ से आप इसका इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, के ढूंढने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि किसका पार्ट है। ठीक है, 4 बार याद करोगे तो ये इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में 4 बार याद करोगे तो इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, वो अपने आप याद हो जाएगा। इसका अगर याद करना तो देखो, CHON तो इतना तो सभी को याद होता है, CHON PS, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो कैसे ही दिमाग कर में मेंटेन कर लो इसको, पोटेशियम, कैल्शियम एंड बोरॉन, सॉरी मैग्नीशियम। वैसे भी एक चीज बता दूं कि जो पोटेशियम और कैल्शियम है वो इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट में, सेल के अंदर कैल्शियम एंड पोटेशियम काफी ज्यादा अबंडेंस होता है। ठीक है, तो उससे भी आप याद कर सकते हो। Mg दिमाग में बना के रखना। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है आपका। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो है 105 एलिमेंट है, जिसमें से 60 एलिमेंट्स आपके प्लांट्स में पाए गए हैं, जिनमें से 17 एलिमेंट्स आपके एसेंशियल हैं। उसमें से कुछ ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो उनको मैक्रो बोल रहे हैं, और वो अबंडेंस किसके रिस्पेक्ट में है, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब ये तो एसेंशियल है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं बट वो एसेंशियल नहीं है। प्लांट में प्रेजेंट है बट वो एसेंशियल नहीं है, वो किसी और फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको बोलते हैं बेनिफिशियल। ठीक है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले बेनिफिशियल एलिमेंट्स की डिफिनीशन बताओ, आप तो क्या बोलोगे कि दीज आर नॉट द एसेंशियल एलिमेंट बट दे रिक्वायर फॉर द प्लांट फॉर सम अदर वर्क। ठीक है, अदर फंक्शन। अब तो लिख दो यहाँ पे। क्या हुआ? नहीं लिख पाए? अच्छा, चलो चलो इधर कंसंट्रेट करो कि बेनिफिशियल जो एलिमेंट हैं वहीं पे आप लिख सकते हो, वहीं पे लिख सकते हो। मैं इधर डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर नॉट एसेंशियल और नॉट essential but have some other function, ठीक है, known as beneficial element। अब जैसे एग्जाम्पल सोडियम, ये हेलोफाइट्स में पाया जाता है। क्या मेंटेन करता है वहां पे?
आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, हेलोफाइट से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ट्रिप्लेक्स एक प्लांट होता है। ठीक है, बट आप यहीं तक जानिए, यहीं तक, इसको Na पॉजिटिव कर देना। ठीक है, इसके अलावा आपका आर्सेनियम। ठीक है, आर्सेनियम को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं? नहीं बच्चे, आर्सेनियम है ही नहीं, आर्सेनियम नहीं, सिलिकॉन है। एक है सिलीनियम, दूसरा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन प्रेजेंट होता है आपके ग्रासेस पे। आप आज जाके कोई ग्रास, अगर उसमें ग्रास लैंड में जाते हो कहीं पे, ग्रास लैंड मतलब पार्क वगैरह में, तो ग्रास को तोड़ कर देखना, उसमें बड़ा क्रंची सा वो होता है, टूटता है। ठीक है, तो जो क्रंची है वो किसकी वजह से है? सिलिकॉन की वजह से। ठीक है, तो ग्रासेस में प्रेजेंट है। ठीक है, एक्चुअली ये एक टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म आपको याद होगा, मैं एक बार पहले भी इस चीज को बता चुका हूँ कि अगर जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, कटल्स वगैरह, अगर उनको बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास मिलेगी तो वो तो पूरा साफ ही कर देंगे। ठीक है, उनको तो खत्म ही कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि इनका जो बाहर की कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग में क्या प्रेजेंट होता है? सिलिकॉन। ठीक है, उसकी वजह से उनको खाते हैं ना तो उनको चुभती है वो। ठीक है, तो ये डिफेंस पर मैकेनिज्म है। सिलीनियम आपका एक प्लांट है, स्ट्रगुलस। स्ट्रगुलस, ये चांस कम है पूछने के। इसके अलावा आपका स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम शायद एसआर से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, तो स्ट्रॉन्सियम आपके ये पाया जाता है नियर रेडियो एक्टिव साइट्स। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट्स जो रेडियो एक्टिव साइट्स पे ग्रो करते हैं, वहां पे स्ट्रॉन्सियम का भी एकोबुलेशन हो जाता है। तो लिख दो फाउंड इन प्लांट्स नियर रेडियो एक्टिव साइट। जो रेडियो एक्टिव साइट्स है वहां पे स्ट्रॉन्सियम पाया जाता है। इसी तरह से आपका गोल्ड भी पाया जाता है। गोल्ड को एयू से रिप्रेजेंट करते हैं ना सर, एयू। ठीक है, तो ये आपको जैसे इक्विसिटम, इक्विसिटम में आपको, ठीक है, गोल्ड वहां पे डिपॉजिट हो जाता। सोच रहे होगे कि इक्विसिटम को घर ले आते हैं। इतना भी नहीं प्रेजेंट होता है कि तुम घर लेके इससे यूज कर लोगे। तो इस तरह के ये कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम जो एक्युमुलेट हो गया, हो सकता है कि चूंकि वहां स्ट्रांसियम बहुत ज्यादा न्यूक्लियर साइट्स पे प्रेजेंट है, तो इस वजह से प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा हो उसको। ठीक है, तो जैसे मैंने Na का आपको यूज बता दिया कि वो आयनिक बैलेंस में मेंटेन करता है, डिफेंस मैकेनिज्म है, इसका भी कुछ रोल है। वैसे ही बेनिफिशियल, तो ये कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, बट ये एसेंशियल नहीं है। ठीक है, एसेंशियल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मेथड्स या क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्नन। ऑर्नन का नाम मैंने पहले भी लिया हुआ, बताओ कहां पे लिया? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑर्डन ने जो है क्या कहते हैं, इन्होंने क्या बोला कि आप किसी एलिमेंट को एसेंशियल तभी बोल सकते हो वो जब सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करे। ठीक है, वो क्राइटेरिया जो है, उन्हीं क्राइटेरिया की मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या था, मतलब कोई एलिमेंट तभी एसेंशियल होगा जब उसमें से तीन चीजें होंगी कि वो जो एलिमेंट है, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर मिनरल है, वो उसके नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में एसेंशियल है। ठीक है, तो आप पहले लिख दो and the mineral or element must be essential only when it require for normal
growth and reproductive activity reproductive activity of the plant activity of the plant ठीक है। नॉर्मल जो ग्रोथ है इसके बिना मतलब उस पर्टिकुलर मिनरल के बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये मिनरल जो है पर्टिकुलर एलिमेंट क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, दूसरा द एलिमेंट और मिनरल मस्ट बी स्पेसिफिक। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब करने का क्या है कि स्पेसिफिक हो, मतलब अगर आप चाहो कि सपोज करो दो मिनरल एलिमेंट हैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, तो ऐसा नहीं हो कि ए की कमी है और आप उसको बी से फुलफिल कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तीसरा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो डेवलपमेंट में। ठीक है, द एलिमेंट और मिनरल मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है, must be directly involved in metabolism of the plant। ठीक है, जो उसका मेटाबॉलिज्म है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व, मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हो, NSD, एन, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, स्पेसिफिक, एस से स्पेसिफिक एंड डी से डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट। ठीक है, मेटाबॉलिक एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना इस तरह से कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, ये डी आया है यहां से। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। तो ये क्राइटेरिया आपसे पूछ सकता है, पर जब भी पूछेगा तो जनरली आपको तीनों देगा, या हो सकता है कि थोड़ा सा निगेटिव साइड में क्वेश्चन बनाए कि 4 ऑप्शन दे दे जिसमें से 3 ये दिए हो और एक और कोई एक्स्ट्रा किया हो, और पूछे कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये याद रहना चाहिए कि जो मिनरल है तभी उसको एसेंशियल बोलोगे जो बेसिकली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, स्पेसिफिक हो और साथ में डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि पर्टिकुलर जो मिनरल है वो क्या है, इस जो है एसेंशियल है। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया दिया था किसने दिया था, ऑर्नर ने दिया था। ठीक है, जो एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया है इसको ऑर्नर ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं बाकी ये पार्ट मैंने आगे करा ही दिया है। चलो थोड़ा सा ऑन द फंक्शन इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शनल बेस पे आप इसको अगर डिफाइन करो तो ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दो प्रोटोप्लाज्मिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लिखो बेटर रहे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स लिखो, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऐसे ऐसे ये क्या है प्रोटोप्लाज्मिक, मतलब ऐसे मिनरल्स जो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस में इन्वॉल्व। ठीक है, ऐसे मिनरल्स जो प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये प्रोटोप्लाज्मिक, बाकी भी हैं पर ये मेजॉरिटी है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म का पार्ट कौन बना रहे हैं, यही बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो एनर्जी वाली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दे रिक्वायर फॉर द एनर्जी पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एनर्जी।
एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। मिनरल्स जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स में है, ठीक है, केमिकल्स, ऐसे मिनरल्स जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स में इन्वॉल्व है, कौन कौन से हैं बताओगे? फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो फास्फोरस तो आपको पता ही है कि किसका पार्ट है, एटीपी का पार्ट है, तो इसमें जानने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे एक्चुअली क्लोरोफिल को भी वो मान रहे हैं क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है किसको, सनलाइट को, ठीक है। तो मेजर सोर्स तो वही है, ठीक है, मेन सोर्स तो वही है। तो चूंकि ये क्लोरोफिल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी बोल देते हैं कि ये एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स, ठीक है, में इन्वॉल्व है। दूसरा, रिडॉक्स रिएक्शंस में कौन कौन से मिनरल्स हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? बोर हो रहे हो क्या? वैसे बोर होने वाला कोई काम है नहीं है। मिनरल्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन, बताओ मुझे फटाफट कौन कौन से मिनरल्स हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है? तेजी बोलो, तेजी 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 बोलो। पोटेशियम, मुझे भी याद नहीं है। आयरन है, हाँ सही बोल, आयरन। यहाँ एक्चुअली लिखा नहीं है मेरे पास में, ठीक है, आयरन है। और भी कुछ है पर मुझे याद नहीं है और आपसे आयरन से ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। आयनिक बैलेंस में या ऑस्मोटिक बैलेंस में, ऑस्मोटिक बैलेंस तो आपके जो है एक तो पोटेशियम है और दूसरा सोडियम, ठीक है। एक और लिख लो ऑस्मोटिक बैलेंस में, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा लिखा रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में साथ 4 टाइप्स के ही दिए गए हैं। परमिएबिलिटी में एक तो आपका पोटेशियम आ जाता है, दूसरा कैल्शियम डबल पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि जो परमिएबिलिटी में है वो कैल्शियम एंड पोटेशियम है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम एक्टिवेटर, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। तो एनसीईआरटी में आपने कितने मेंशन किए हैं? एक तो रुबिस्को के लिए मैग्नीशियम, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, और याद रखना कि ये मैग्नीशियम जो है आपका, ये मैग्नीशियम आपका दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, आपके रुबिस्को के लिए भी और किसके लिए? पेप्केज के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये कोफैक्टर की तरह काम करता है, कोफैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। मैं एक और लिख देता हूं जिंक, ये जिंक जो है आपका दो एंजाइम जो मेजर है और भी में पार्टिसिपेट करता है, पर दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका कार्बोक्सिलेज, ठीक है, दूसरा डिहाइड्रोजनेजेस, वो चाहे जो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी लिख दूंगा, डिहाइड्रोजनेज तो एक टाइप की सब क्लास है। कौन सी सब क्लास है? किस किस क्लास ऑफ एंजाइम की सब क्लास है? कितने टाइप की क्लासेस हैं एंजाइम्स में? 32 गुल 6 क्लास है। तो ये कौन सी सब क्लास की पार्ट है? ट्रांसफरेज सेकंड, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेज का और डीप में एग्जांपल देखना है तो आप बोल सकते हो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आपने पढ़ी हुई है, कहाँ पे पढ़ी हुई है? फर्मेंटेशन में। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी पड़ी हुई है, सब जगह पे लगता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना जिंक। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है पोटेशियम, कहाँ पे?
पायरुवेट काइनेज, ठीक है, कहाँ पे पार्टिसिपेट करती? ये नहीं आई तो इसकी बात कर रहा हूँ। आप समझ में आया मैं क्यों बोलता हूँ कि सिंगल स्टूडेंट क्लास में नहीं है टिल डेट? रिवीजन नहीं करोगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है बहुत दिन नहीं हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में जो फास्फोइनॉल पायरुवेट है, वहां से जब पायरुवेट बनता है तो यही तो लगता है पायरुवेट काइनेज, यहीं से तो एटीपी प्रोड्यूस होता है। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इतनी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद नहीं रखोगे तो क्या होगा। चलो, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है? जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट बोरॉन और कोफैक्टर्स या एंजाइम एक्टिवेटर्स, ठीक है? तो इतने तो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं जो कहीं कहीं पे एनसीईआरटी में मेंशन है, ये एक जगह पे मेंशन थे, ठीक है? तो याद रखना कि बोरॉन को छोड़ के बाकी के जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एक्टिवेटर हैं एंजाइम्स के, ठीक है? एंजाइम्स के एक्टिवेटर हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे जितना बोर आप हो रहे हो उतना बोर होने वाला चैप्टर है नहीं है। क्या हुआ? बड़ी उंगलियां चटपट की जा रही हैं, थक गए होगे। माय गॉड, सुबह से पढ़ रहे हो, मैं तो खेल रहा हूं सुबह से। चलो मैं इधर इरेज कर देता हूं पहले। बच्चे जो है, अगर आप लिखना चाहो तो और बहुत सारे वो हैं क्या, ये एक्टिवेटर्स हैं, क्योंकि एक्टिवेटर से क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे मैग्नीशियम आपके हेक्सोकाइनेज में भी पार्टिसिपेट करता है, कम से कम 25 to 30 टाइम्स मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि जो हेक्सोकाइनेज है उसका एक्टिवेटर कौन सा है या उसका कोफैक्टर कौन सा है, मैग्नीशियम, ठीक है? नॉट कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो आगे आते हैं डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। तो डिफिशियंसी सिस्टम ऑफ मिनरल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले कई सारी डेफिनेशन जानने की जरूरत है। कौन सी जो डेफिनेशन है उसमें सबसे पहले आप देखो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। वैसे मैं बता चुका हूँ क्या हो गया है। ऑप्टिमम जो कंसंट्रेशन है, मैंने आपको जब कार्डिनल पॉइंट्स पढ़ाए थे, कार्डिनल पॉइंट्स कहाँ पे पढ़ाए थे? कार्डिनल पॉइंट्स बायोलॉजी में, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाए थे। ध्यान करो ठीक से, इतना भी दूर नहीं है। फोटोसिंथेसिस में किसने दिया था कार्डिनल पॉइंट? चलो, किसने दिया था उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है। पर कार्डिनल पॉइंट्स होते क्या हैं? किसी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में 3 पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं, मिनिमा, ऑप्टिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है? तो मैक्सिमम का मतलब ये कभी नहीं होता है कि उसमें फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर ऐसा समझ रहे हो तो बहुत गलत समझ रहे हो, ठीक है? जो ऑप्टिमा है वो है बेसिकली उसमें जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो मैक्सिमम पे होती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है।
अगर मैं आपसे किसी मिनरल्स की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी मिनरल्स की मैं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो ये बेसिकली ये नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है, नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच mineral provide maximum एक्टिविटी, ठीक है, मतलब मिनरल्स की वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो मैक्सिमम एक्टिविटी देती है प्लांट्स को, ठीक है, नैरो रेंज मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से मैं बता दूं, ठीक है, इस तरह से मैं सपोज करो एक लाइन खींच रहा हूं, इसमें से एक जो लोअर रेंज है वो ये दे रहा हूं, ठीक है, मतलब ये मिनिमम कंसंट्रेशन है, कौन सी मिनिमम, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन का ये सबसे लोअर पॉइंट है, और ये ऑप्टिमम कंसंट्रेशन का सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, इस वाली कंसंट्रेशन को आप क्या बोल सकते हो, ऑप्टिमम, ठीक है, तो ये बेसिकली नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है जहां पे जो मिनरल है वो मैक्सिमम जो है क्या कहते हैं, या एक्टिविटी हटा दो, इसको ग्रोथ लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ, ठीक है, टू द प्लांट, टू द प्लांट, प्लांट को मैक्सिमम ग्रोथ पहुंचा रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जैसे मैं आपके लिए इस तरह से पॉइंट्स बना दूं, मैं बोल दूं कि एक जो है आपका मिनरल है, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो 11 है, इससे स्टार्ट हुआ है 12, 13, 14 एंड 15, तो 11 से 11 मिलीमोल पर जो है केजी ऑफ ड्राई वेट से लेके 15 तक, मतलब आप इसमें से कोई भी कंसंट्रेशन आप सेलेक्ट करोगे तो मिनरल जो है मैक्सिमम ग्रोथ प्रोवाइड करेगी, कोई भी पॉइंट इसमें सेलेक्ट कर लो, ठीक है, मैक्सिमम मतलब यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, तो इसको बोलोगे कि ये जो रेंज है ये ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, ठीक है, अब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में ये जो मिनिमम वाला कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसको इसको आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तो ऐसा नहीं है कि तुम इसी बस को क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलोगे, तुम इसको भी क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलोगे, ठीक है, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी बेसिकली क्या है, एक रेंज है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी क्या है, एक रेंज है, तो आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में बात नहीं की, आपके एनसीईआरटी में किसके बारे में बात की है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, द कंसंट्रेशन बिलो विच, सोचो ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन में इसकी बात कर रहा हूं, इसके नीचे जाने पे, ठीक है, प्लांट शोज रिटार्टेड ग्रोथ, अगर प्लांट की ग्रोथ क्या होने लगे, रिटार्ड होने लगे, कम हो जाए, तो उसको बोलोगे आप कि ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, तो लिख दो यहां पे, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ एनी essential element below which plant shows retarded growth उसको बोलोगे known as critical concentration, ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, बात समझ में आई, अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे रिटार्डेड ग्रोथ है तो साथ में आपको क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी दिखेंगे, क्या दिखेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी दिखेंगे, तो डेफिशिएंसी सिम्टम अभी मत लिखो, अभी यहां पे लिखो डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट या मिनरल की आपको डिफिशियंसी कब बोलोगे कि ये एलिमेंट डिफिशियंट, ठीक है, कब बोलोगे कि एलिमेंट डिफिशियंट है, जब वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आप सीधे लिख सकते हो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी
essential element present below critical concentration, then ठीक है, then the element will be deficient, ठीक है, that element बोल सकते हैं, then that element will be deficient, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होगा, डेफिशिएंट होगा। और अगर ये डेफिशिएंट है तो ये बेसिकली प्लांट की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे ले सकते हो, द deficiency symptoms appear on morphological characters of the plant or on morphology of the plant. The deficiency symptoms appear on morphological, एनसीईआरटी में तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल लिखा हुआ है, इस वजह से क्योंकि आप जो देखोगे तो वो तो मॉर्फोलॉजी पे ही देखोगे ना बाहर से, ठीक है, तो इसलिए वहां पे मॉर्फोलॉजी भी लिखा है, पर मैं यहाँ पे आपको फिजियोलॉजिकल भी लिख देता हूँ। फिजियोलॉजी में सिम्टम्स आया है तभी तो मॉर्फोलॉजी में अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो अपीयर्स ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट डेफिशिएंट है तो वो कहाँ पे, उसको आप उसके सिम्टम्स आपको कहाँ पे नजर आएंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी में नजर आएंगे, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी में नजर आएंगे। अब दूसरी चीज ये है कि ये तो आपने बोला कि ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे कंसंट्रेशन है तब ऐसा हो रहा है। अगर कहीं ऐसा हो कि जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन के ऊपर निकल जाए तो वो क्या करेगी, वो एक टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी, ठीक है, वो एक टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी, इसी को क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये सब लाइनें आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, मुझे मजबूरी में लिखाना पड़ रहा है, ये मत सोचना कि मैं खुश हो रहा हूं इसको लिखा के, ठीक है, मैं तो बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे जो मैंने रेंज बताई थी लोअर वाली, तो मैंने बता दिया कि इस वाली जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है इसके नीचे जाने पर कौन से सिम्टम्स होंगे, डिफिशियंसी सिम्टम्स, ठीक है। बट इसके जो ऊपर ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, अगर उससे ऊपर कंसंट्रेशन हुई तो ये शो करेगी टॉक्सिक इफेक्ट, और इस प्रोसेस को बोलोगे आप टॉक्सिसिटी। तो आप लिख सकते हो the concentration of essential element or mineral above the critical concentration। अकेले इससे काम नहीं चलेगा कि आपने ये सिर्फ कह दिया कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन के ऊपर कंसंट्रेशन होने पे जो है जो इफेक्ट शो होगा उसको टॉक्सिसिटी बोलो, ठीक है, कुछ और भी होना चाहिए, मतलब इफेक्ट इस तरह का हो कि जो प्लांट है उसके ड्राई वेट का 10% रिड्यूस हो जाए। मतलब इफेक्ट किस तरह से हो, मतलब कि अगर सपोज करो तुमको डिजीज तभी बोला जाएगा जब तुम्हारा जो वेट है उसका 10% रिड्यूस हो जाए, वो भी ड्राई वेट, ठीक है, तो बोलोगे कि उस पर्टिकुलर मिनरल्स ने क्या शो किया है, टॉक्सिसिटी शो की है, ठीक है, वो टॉक्सिसिटी शो की है। तो यहाँ पे लिखोगे द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट above the critical concentration at which the plant shows 10% of reduced dry weight, ठीक है, अगर वो 10% तक रिड्यूस कर दे रहा है वो एलिमेंट, ठीक है, तो उसको बोलोगे कि वो एलिमेंट क्या है, या जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, टॉक्सिक, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट अबव द क्रिटिकल कंसंट्रेशन एट व्हिच द प्लांट शोज 10% ऑफ रिड्यूस्ड ड्राई वेट,
ठीक है, known as toxic concentration, and the process is known as toxicity. कोई डाउट तो नहीं है इसको समझने में? हो तो बता सकते हो मुझे। अब एक और चीज देखो, जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो रेंज है, इस रेंज की जो मैं बात कर रहा हूं, वो ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन अगर थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम अमाउंट में प्लांट के लिए एसेंशियल है, अगर उसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है तो डायरेक्ट इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है कि जो जनरली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है, अगर वो लो एंड हाई होती है तो क्या शो करेगा, टॉक्सिक या डेफिशिएंट सिम्टम्स उसमें आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो generally all micronutrients shows toxicity। ये तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी के साथ में लिख दो दूसरा भी, एंड deficiency symptom in their slightly high and low concentration respectively। एक एनसीईआरटी में जो मैंने लाइन लिखा है ना कि जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो किसके फॉर्म में अपेयर होता है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में। तो उसमें लिखा हुआ है लाइन की जो डेफिशिएंसी सिस्टम है आर द इंडिकेटिव ऑफ क्या बोल रहा था, नहीं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर द इंडिकेटिव ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है। तो इतना थोड़ा बहुत आप ध्यान दे लेना, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको लाइनें सारे के सारे आ जाएंगे। मैं डिट्टो लाइन नहीं लिखा सकता क्योंकि दिमाग में इतना रहता नहीं है डिट्टो लाइन, ठीक है। अब इसका जो ये जो मैं टॉक्सिसिटी पढ़ा रहा था, इसका एक एग्जांपल देखो आप, टॉक्सिसिटी का आप एक एग्जांपल देखो, एमएन टॉक्सिसिटी, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है। मैग्नीज आपका कहां पे प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है मैग्नीज, मैक्रो माइक्रो, माइक्रो है, ठीक है। तो ये जो एमएन टॉक्सिसिटी है, ठीक है, ये जो है एक्चुअली क्या करता है कि टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये इंटरफियर करता है अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ में। जो एमएन टॉक्सिसिटी है ये करती क्या है, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ इंटरफियर करता है। कैसा इंटरफेरेंस, जैसे देख लो कि जो एमएन है ये बेसिकली ये करता क्या है, जो Fe है आपका, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, इनके साथ इंटरफेरेंस करता है। इस तरह से लिख सकते हो, एमएन इंटरफेयर with Fe, Mg and calcium। एक्चुअली जो Fe एंड Mg इनके अपटेक में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इंटरफियर with uptake of these minerals, ठीक है, these minerals।
और जो कैल्शियम है उसके ट्रांसलोकेशन के साथ इंटरफियर करता है, इंटरफियर विद ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, सिंपल सी बात है कि जो एमएन टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स हैं, वो एमएन की टॉक्सिसिटी के सिम्टम नहीं है, वो किसके सिम्टम्स हैं, इनके डिफिशियंसी के सिम्टम्स। ठीक है, जो एमएन के जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स है, एक्चुअली इसके जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं वो बेसिकली इसके सिम्टम्स नहीं है, वो किसके सिम्टम्स हैं, इनके डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम्स है। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है, क्या लिखता है कि जो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। ठीक है, मैं लाइन लिख देता हूं, फिर दोबारा से समझाता हूं कि जो टॉक्सिक सिम्टम्स हैं, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ठीक है, उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जैसे एग्जाम्पल उसने दिया, इसी का एग्जाम्पल उसने दिया कि जो एमएन टॉक्सिसिटी है वो बेसिकली क्या करती है, इनके डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करते हैं, इनके डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक चीज कि ये जो एमएन टॉक्सिसिटी करती क्या है, ये कॉज करती है ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट, ब्राउन स्पॉट एक टाइप का नेक्रोसिस। ठीक है, ब्राउन स्पॉट इन लीफ, लीफ में ब्राउन स्पॉट कॉज करती है। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए एक लीफ बना दूं, ठीक है, ये एक लीफ है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ब्राउन स्पॉट दिख जाएंगे। नेक्रोसिस कुछ नहीं है बच्चे, नेक्रोसिस क्या है कि सेल या टिश्यू की इंजरी है। ठीक है, डेथ है। ठीक है, सेल या टिश्यू की इंजरी या डेथ है। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो इस लीफ में कहीं पे नेक्रोसिस हो रही है तो कुछ पार्ट सूख जाएगा, ठीक है, डेथ हो जाएगा, ब्राउन, तो इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स आते हैं। ठीक है, तो एमएन टॉक्सिसिटी का जो सिम्टम है वो ब्राउन स्पॉट है। या एक और चीज में लिख देता हूं, क्रिकल लीफ डिजीज, क्रिकल लीफ डिजीज। ठीक है, ब्राउन सिम्टम्स ही आते हैं उसमें, वो एक्चुअली या तो क्रिकल लीफ डिजीज बोल दो या तो ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ बोल दो। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स आया है वो किसकी वजह से आया है, एफईएमजीएन कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से। क्यों? क्योंकि जो एमएन है वो आयरन एंड मैग्नीशियम की अपटेक में प्रॉब्लम करता है और जो कैल्शियम है उसके ट्रांसलोकेशन में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन में प्रॉब्लम करता है। एक और चीज बोल सकते हो कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है एंजाइम के साथ, एंजाइम एक्टिवेटर है, तो ये मैग्नीशियम को बाइंड नहीं करने देता है। ठीक है, एंजाइम्स के साथ में, तो वो बेसिकली बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स को भी मैग्नीज अफेक्ट करता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये सारे चीज हैं कि एमएन जो बेसिकली वो, इसलिए ये सारा एग्जाम्पल जो दे रहा है इस लाइन के लिए दे रहा है। ठीक है, कि जो सिम्टम्स हैं टॉक्सिसिटी के उनको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि बेसिकली जिसको आप बोल रहे हो कि जो एलिमेंट टॉक्सिसिटी शो कर रहा है वो एक्चुअली क्या है कि वो इंटरफेयर कर रहा है अदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन पे। तो ये बेसिकली जैसे इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ये डेफिशिएंट हो जाएंगे। ये डेफिशिएंट से होंगे तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में अपीयर होगा। बोर हो गए हो बहुत ज्यादा? नहीं, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा। चलो अभी छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और पढ़े हैं, उनको पढ़ाने के बाद फिर तो चाहिए। ऐसे ही है ये, जब तक आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नहीं आ जाओगे तब तक आपका ये ऐसे ही चलेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं हम। देखो जो टाइप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स हैं वो भी एसेंशियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेंशियल, तो एक तो आपने पढ़ लिया ना। ठीक है, एक आपने पढ़ लिया, कौन सा, मैक्रो एंड
माइक्रो। ये किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट, कितना अमाउंट में प्रेजेंट, तो वो तो पढ़ लिया मैक्रो एंड माइक्रो का। दूसरा एक और है, ठीक है, दूसरा एक टाइप और है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोबिलिटी, कि जो एलिमेंट्स हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, ये दिख रहा है ना, लिख देता हूं, मैं भी ज्यादा लिखना नहीं चाह रहा एक्चुअली, ठीक है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ क्या लिख दूं यहां पे, मोबिलिटी, ठीक है। अब मोबिलिटी के बेस पे एक टाइप के हैं मोबाइल एलिमेंट्स, एसेंशियल हैं सारे, ठीक है, ये मत बोल देना कि नॉन एसेंशियल भी मैं कंसीडर कर रहा हूं। दूसरे हैं इमोबाइल, ठीक है, इमोबाइल। तो ये जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं, ये अपनी लोकेशन से एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों ट्रेवल करेंगे? उनका मन है क्या? अब देखो यहां पे, हाँ क्या है? सेनेसेंस। देखो दो टाइप के जो एलिमेंट बनाए हैं वो इस बेस पे हैं। क्या? सपोज कर लो ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, एक लीफ में ये बना रहा हूं और दूसरी लीफ में यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। ये ओल्डर लीफ है, ठीक है, और ये आपकी यंगर लीफ, ठीक है। अब ऐसा हो, आपको पता है कि ओल्डर लीफ क्या है, एक टाइम आएगी तब जो है उसका लीफ फॉल होगा, ठीक है, एब्सेशन होगा उसका, सेनेसेंस, इसमें पहले सेनेसेंस से स्टार्ट होगा। और सेनेसेंस मैंने क्या बताया था, क्या होता है सेनेसेंस? हाँ, एजिंग के साथ में जो है इसका जो प्रोग्रेसिव या डिग्रेडेटिव चेंजेज है इसमें, उसी को सेनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ओल्ड होगा, ठीक है, ये होगा कि इसका लीफ अगर फॉल होने वाला है तो फॉल होने से पहले इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको प्लांट क्या करेगा, यहां से ट्रांसपोर्ट करा देगा। इस लीफ से पहले उनको एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एक्सट्रैक्ट करके किसके पास भेज देगा? जो यंगर पार्ट्स, वहां पे भेज देगा, यंगर पार्ट्स पे भेज देगा, ठीक है। तो सिर्फ वो उसी एलिमेंट को वहां तक भेज सकता है जो मोबाइल है, जो मोबाइल है, ठीक है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो इजिली यहां से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, जो इजिली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, उनको कहां पे भेज देगा? यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट, ताकि वहां पे वो यूटिलाइज हो सके। तो उन वाले एलिमेंट को जो सेनेसेंस पार्ट ऑफ द प्लांट से यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट पे पहुंच जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मोबाइल। और जो नहीं पहुंचते हैं उनको क्या बोलते हैं? इमोबाइल। अच्छा, ये बात हो गई, ये तो जरूरी है जानना। इससे एक और इंपॉर्टेंट है कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, अगर सपोज करो कि मैं बोलता हूं कि मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हुई, मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हुई है, जैसे मोबाइल एलिमेंट्स में मैं रख देता हूं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एक क्या है? मोबाइल एलिमेंट्स है, और मोबाइल एलिमेंट क्या हो चुका है? डेफिशिएंट हो चुका है। तो जो उसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो पहले कहां अपीयर होगा? क्यों? ओल्डर में अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि यहां से अगर इसको डिफिशियंसी हुई भी है, ये वाली लीफ सेनेसेंस हो रही है, मतलब इसको ऑब्सेशन होने वाला है, तो यहां से नाइट्रोजन को उठा के भेज देगा कहां पे? यंगर के पास में। और अगर वो यंगर के पास में भेज दिया उसने, तो जो सिम्टम्स है डिफिशियंसी का वो यहां अपीयर अभी नहीं होगा। कहां पे अपीयर होगा? ओल्डर वन में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं उनका डिफिशियंसी सिम्टम्स, ये पर्टिकुलर कोई मोबाइल एलिमेंट दे देगा, तो पहले आपको ये पता लगाना होगा कि ये मोबाइल है कि इमोबाइल है। अगर वो मोबाइल है तो उसका जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो कहां पे अपीयर होगा? ओल्डरली, ठीक है। और इमोबाइल अगर एलिमेंट है तो चूंकि वो यहीं पे बंधा रह गया है, यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम है उसको वो एलिमेंट मिल नहीं पाएगा, क्योंकि सॉइल में वो डेफिशिएंट, तो उसको सिम्टम कहां अपीयर होगा? यंगर वन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं
those elements which can be transported from senescent part of the plant senescent part of the plant to कहां तक younger part is known as mobile element। और यहां पे एग्जाम्पल लिख दो आप मोबाइल एलिमेंट्स में, मुझे सारे याद नहीं है। NPKCl क्लोरीन Mg, याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे पता है कि इसको याद करना काफी डिफिकल्ट है, बट आपको मजबूरी में याद करना पड़ेगा। ठीक है, NPKCl Mg। और यहाँ पे इसी का अपोजिट लिख दो यहाँ पे कि कैंट बी ट्रांसपोर्टेड ये आपके हो जाएंगे इमोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके इमोबाइल एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इमोबाइल एलिमेंट्स बच्चे टाइम बताना मुझे जरा सा, इसके एग्जाम्पल आप लिख दो बोरॉन, सल्फर, आयरन एंड कैल्शियम। बोरान, सल्फर, कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि इसमें से जो आयरन है वो बहुत ही इमोबाइल है। ठीक है, वेरी इमोबाइल। ठीक है, दूसरा ये सल्फर को आप दोनों कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, सल्फर को कई बार मोबाइल में भी रखते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके लिए कि जो सल्फर है दिस इज वेरी लेस मोबाइल इन कंपेयर टू द नाइट्रोजन। ये लाइन लिखती है जो है क्या कि जो सल्फर है वो बहुत कम मोबाइल है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप इसको दोनों जगह रख सकते हो, मोबाइल में भी। मैं पहले से ही, अगर आपको इस तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन मिलता है तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, मोबाइल में भी है, इमोबाइल में है, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट उसमें रखती हैं। एनसीईआरटी ये लिख रही है कि जो सल्फर है वो बहुत लेस मोबाइल है इन कंपेयर टू द नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपके मैंने लिख दिए, याद रखना। इसमें एक एक स्टेटमेंट और लिखाना रहता है कि जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है मोबाइल एलिमेंट का। ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम्स मैं स्टार्ट में लिख रहा हूं बेटा, डिफिशियंसी सिम्टम। ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ मोबाइल एलिमेंट अपीयर फर्स्ट इन, कहां पे आएगा अपीयर? फर्स्ट इन ओल्डर लीफ, देन जाएगा आपके किस में? यंगर लीफ में। ठीक है, जबकि ये जो इमोबाइल है, ठीक है, इसका जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है, ठीक है, इमोबाइल एलिमेंट का, ठीक है, फर्स्ट अपीयर इन यंगर लीफ। ठीक है, पहले यंगर लीफ में जाएगा, क्योंकि उसको लीफ बनानी है, लीफ बन रही है बट वो वाला एलिमेंट मिसिंग है, तो वो सारे सिम्टम्स उस पे अपीयर होंगे। ठीक है, वो सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना, इसको हल्के में मत लेना। तो ये आपका हो गया डिफिशियंसी सिम्टम मोबाइल एंड एल्ब। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंट टाइप के जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा आपका, नहीं कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं, फिर हैं आपके रोल ऑफ एसेंशियल। अच्छा, टाइम कितना हो गया? मतलब मेरा टाइम हो चुका है? ज्यादा हो गया? चलो फिर मिलते हैं कितने बजे?